हेलो बच्चों, चलो आगे हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो हेडिंग डाल दो सभी लोग, सॉल्युबिलिटी और विलेयता। सॉल्युबिलिटी या विलेयता, ध्यान से समझ लेना इस टॉपिक को, ठीक है। देखो जी, अब से ज्यादा थ्योरी तो मैं नहीं लिखा पाऊंगा, लेकिन जितनी भी थ्योरी आपको समझा दूं ना, उसको आप बुक से रिवाइज जरूर करना, पर जितना हो सकता है मैं लिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलो देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ विलेयता की बात करें तो होती क्या, सिंपल सी बात है भाई, कि आपके पास एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है। क्या है ये? सॉल्वेंट। और इसमें मैंने क्या डाला? विलेय, सॉल्यूट। अब ये कितना ज्यादा तक घुल सकता है, कितना ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, वो इसे क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा कहाँ चलो गया, ठीक है। चलो फर्स्ट पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला डालो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलो ठीक है। ठोस की द्रव में विलेयता, क्या लिखोगे? ठोस की द्रव में विलेयता। समझ में आ गई बात? तो ठोस की द्रव में विलेयता की बात करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, आपने फिक्स टेम्परेचर लिया। देखो मैं को डायग्राम समझाता हूँ फिर लिखाता हूँ, ठीक है। क्या होगी ये, तो मेरे पास में कोई सॉल्वेंट है, क्या है ये? सॉल्वेंट। कितना है? 100 ml। 100 ml सॉल्वेंट। कौन सी फॉर्म में है ये? लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ गया? द्रव अवस्था में। मैंने यहाँ पे क्या डाला? सॉलिड डाला इसके अंदर, ठोस डाला इसके अंदर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या ले रखा है इसका मैंने? निश्चित, निश्चित ताप ले रखा है, सर्टेन टेम्परेचर ले रखा है, ठीक है। इस पे ये सॉलिड इस लिक्विड में कितना घुल जाएगा, कितना सॉल्युबल हो जाएगा, वो इसे क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। समझ में आ गई बात? लिखो सभी लोग, हिंदी मीडियम वाले लिख लो। देखो, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ml विलायक में, 100 ml द्रव विलायक में अधिकतम घुली हुई ठोस की मात्रा, अधिकतम घुली हुई ठोस की मात्रा ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, इन ग्राम that can be dissolved in 100 ml liquid solvent at certain temperature। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीजें किसी न किसी पर डिपेंड तो करेगी करेगी, कि हाँ ठीक है ये इसके अंदर घोल रहा है, ये इसके अंदर घोल रहा है, आपस में दूसरे को घोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये किसी न किसी चीज पर डिपेंड तो करेगी ना। कि एक बात बताओ, मैंने कहा ये आपके लिए क्या था? सॉल्यूट था, ठीक है, विलेय था। ये क्या था? सॉल्वेंट था। ये क्या था? विलायक था, ठीक है। अब सॉल्वेंट या विलायक ने मना कर दिया, मैं तो तेरे को नहीं घोलूंगा भाई, तू कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे को नहीं घोलूंगा। तो बताओ तुम सॉल्वेंट कैसा लेना पसंद करोगे? जो इस विलेय को, इस सॉल्यूट को घोल ले, ठीक है। चलो ये तो घोलने वाला है, ये बढ़िया आदमी है, ये बोले नहीं भैया मैं तो नहीं घोलूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसको भी ऐसा लोगे जो इसमें क्या हो सके, आसानी से घुल जाए? घुलेगा नहीं तो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी आएगी कैसे? तो कुल मिला के कोई ना कोई फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे। लिखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग लिख दो, बस प्रभावित करने वाले कारक लिख दिया। पहला लिखो, पहला लिखो सभी लोग, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ, तो इसको मैं हटा रहा हूं, पहला लिख रहा हूं मैं, नेचर ऑफ
तो फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। देखना पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम में लिख देना, विलेय ठोस तथा विलायक की प्रकृति, विलाय की प्रकृति, ठीक है। समझ में आ गई बात, किस इसका मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात है भाई, आपके पास में सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो आराम से किसी सॉल्वेंट में घुल जाए, बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई नाटक नहीं करे, तुमने डाला और वो क्या हो गया उसके अंदर, घुल गया, ठीक है। तो देखो यहां पर एक पॉइंट में लिखता हूं, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में आयनिक सॉलिड है, क्या है, आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक ठोस है ना। अब ये आयनिक ठोस किस में सॉल्युबल होगा, तो जो जिसको आयन मिल जाएगा भाई, जैसे मान लो ये NaCl, ये KCl, EtC, अब ये सब क्या है, आयन से। तो अब आयन को क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस होगा, जैसे मैंने एक बात बोली आपको, क्या बात बोली, ये क्या है, वाटर, वाटर क्या है, H प्लस और OH माइनस। अब तुमने इसके अंदर क्या डाला, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये Cl माइनस इस H प्लस के साथ में ये OH माइनस Na प्लस को क्या करेगा, घोलने की कोशिश करेगा, सॉल्युबल करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आपको आयन ठोस को घोलना है तो आपको कैसा सॉल्वेंट काम में लेना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, कैसा विलायक काम में लेना पड़ेगा आपको, जो कैसा हो, पोलर हो, ध्रुवीय हो, पोलर हो या कैसा हो, ध्रुवीय। समझ में आ गई बात। तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें आसानी से घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो, है ना। लेकिन एक बात बताओ, इसका मतलब ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बी की बात करूं, I2 और एसिड, ये नॉन पोलर होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सॉल्यूट विलेय। तो बताओ अगर ये नॉन पोलर है तो किस में घुलेंगे, पोलर में या नॉन पोलर में, बिल्कुल। तो इनको कैसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, बताओ मुझे, कैसे विलायक की जरूरत पड़ेगी, समझ गए होंगे वैसे आप लोग, ठीक है। कैसे विलायक की जरूरत पड़ेगी, जो नॉन पोलर हो, जो अध्रुवीय प्रकृति का हो, जो नॉन पोलर हो, जो कैसा हो, अध्रुवीय प्रकृति। ऐसे एग्जांपल कौन है, ये है CH2 CCl4। तो कुल मिला के ऊपर लिख देता हूं, जिसमें एग्जांपल नहीं लिखे, यहां पे एग्जांपल है CH2 और CCl4, ठीक है, दिख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी हो गई यार, पोलर है ना सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। विलेय कैसा है, ध्रुवीय, तो विलायक भी ध्रुवीय। समझ में आ गई बात। और अगर विलायक अध्रुवीय और तो विलेय भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय। समझ में आ गया। तो ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है और ध्रुवीय अध्रुवीय को घोलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना, आयन डाइपोल का अट्रैक्शन होता है, आयन द्विध्रुव अंतरक्रिया होती है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा तुमसे सवाल पूछ ले कि दोनों आपस में क्यों घुले, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो इसके अंदर वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस अट्रैक्शन मिलता है, ठीक है, वॉन्डरवॉल बल मिलता है इनके बीच में। कौन सा मिलता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन मिलता है, आयन द्विध्रुवीय अंतरक्रिया मिलती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट सभी बच्चे, हो गया यहाँ तक। तो ये दो चीजें याद रहेगी, ए और बी दोनों पॉइंट याद रहेगा। एक सी पॉइंट और है कि सॉल्युबिलिटी को कौन इफेक्ट ज्यादा करते हैं। भाई ठीक है, आपने बोल दिया कि पोलर पोलर आपस में घुल जाते हैं, नॉन पोलर आपस में घुलते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय आपस में घुलते हैं और अध्रुवीय अध्रुवीय आपस में घुल जाते हैं। क्या सर ये हमेशा होगा, नहीं, इसके लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो विलेयता या सॉल्युबिलिटी की कंडीशन होती है, विलेयता या सॉल्युबिलिटी की कंडीशन होती है। किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी इसी में बात कर रहे हैं। क्या बोला गया, ध्यान से देखना, दो कंडीशन होती है कि इसकी जालक ऊर्जा, और जालक ऊर्जा की बात किसके अंदर करते हैं हम, सॉलिड में, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी,
ये क्या होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमम कम, न्यूनतम लिख दूं, ज्यादा अच्छा वर्ड है न्यूनतम। ऑल क्लियर। लेकिन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी जल योजन ऊर्जा उसकी मतलब पानी में घुलने की ऊर्जा वो ज्यादा होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए इसकी, तो ध्यान रखना वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, अराउंड, मैक्सिमम क्या हो, अधिकतम। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, तो ये आप लोग नोट कर लो। चलो क्लियर है यहां तक। तो कुल मिला के याद क्या करना रह गया, याद ये करना रह गया कि सॉलिबिलिटी या विलेयता, जो सॉलिड की बात हो रही है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे गैस की लिक्विड में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सॉलिड की लिक्विड में घुलने की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात। तो उसके लिए सॉलिड की क्या होती है, लैटिस एनर्जी, जो क्या होनी चाहिए, कम। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये आराम से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। चलो जी, समझ में आ गई बात। जल ऊर्जा ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये किसी की भी कंडीशन क्या है, विलेयता की, मतलब अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो उतना ही वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी विलेयता उतनी ज्यादा होगी। तो ये कंडीशन आप अच्छे से ध्यान रखना जो मैंने लिखवाई है कि सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या होती है सॉलिड की लिक्विड के लिए, कि ज्वाला की ऊर्जा कम हो, जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो। समझ में आ गई यहां तक बात। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। मैं इसको हटा देता हूं, याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखें। आगे अगला जो इफेक्ट करेगा इसके अंदर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। देखो टेम्परेचर में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। मान लो दो रिएक्शन हो रही है, A + B, ठीक है, और उसे बन रहा है C। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अभी भी हम, सॉलिड की लिक्विड, ठीक है। और यहां पर देखो कोई ना कोई हीट क्या होगी, या तो सिस्टम को दी जाएगी या सिस्टम में से निकल जाएगी। तो यहां पे जो डेल्टा H होता है वो +-X हो सकता है। इसका मतलब टेम्परेचर दो तरीके से डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, अगर इसके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव हो या इसके लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव। समझ में आ गई बात। आपको मैंने सिखा रखा है जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब हीट लेता है, और जब नेगेटिव होता है तो हीट रिलीज करता है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर डेल्टा H का मान 0 से क्या है, ज्यादा है, और यहां पर डेल्टा H का मान क्या है, 0 से कम है। समझ में आ गई बात। जब ये होता है तो प्रोसेस क्या होता है, उष्मा शोषण, दैट इज एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता, एक साथ लिख लेना, सॉल्युबिलिटी या विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ली शातलीय नियम, याद है पढ़ाया था, ले शातलीय नियम। कब, ले शातलीय नियम के अनुसार। ऐसा किसने बोला था, ली चार्टलियर साहब ने बोला था, ले शातलीय नियम बोला था। 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आप लोगों ने। समझ में आ गया, उधर बात करते हैं। ये कैसा प्रोसेस होगा, उष्माक्षेपी बोले तो एंडोथर्मिक के लिए कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। समझ में आ गई बात। यहां पर क्या ध्यान रखोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसको मैं एस से दिखा रहा हूं, सॉल्युबिलिटी को से, ठीक है ना। विलेयता को एस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी बात किसने बोली थी, ली चार्टलियर साहब ने बोली थी। देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है तो ज्यादा अच्छे से घुलेगा, है ना। और तुम हीट दोगे तो कम घुलता है। समझ में आ गया। ये किसकी बात हो रही है, ना सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है। कंफर्म है यहां तक, ठीक है। देखो इसके कुछ एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल में यहां लिख देता हूं। इसके जो एग्जांपल है ना, कैसे कौन होते हैं, तो इनके एग्जांपल ये है।
NH4Cl, KCl, NaNO3 एंड AgNO3। ठीक है, ये इधर वाले का एग्जांपल है। उधर वाले का एग्जांपल यहाँ नीचे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ जो एग्जांपल है वो है NaCl। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लो, है ना। और भी Li2SO4 भी लिख दो, चलो Li2SO4, कई एग्जांपल है। ठीक है, चलो अब फटाफट नोट कर लो। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब नोट करो, जल्दी करो, फिर मैं इसको हटाता हूं। फिर आपको मैं एक सॉल्ट के बारे में बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। कंफर्म क्लियर है सबका, है ना। इसी में एक सॉल्ट के बारे में पढ़ाता हूं। देखो वो थोड़ा अलग है। ये लोग तो क्या है भाई, तो इनको हीट, ये अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो ये हमेशा ये तो सॉल्युबल होंगे, और ये प्रोसेस हो रहा है तो ये हमेशा सॉल्युबल होंगे। लेकिन एक ऐसा सॉल्ट है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से नाटक करने लग जाता है। देखो कैसे करता है। ग्लूबर्ट, एक सॉल्ट का नाम है ग्लूबर्ट सॉल्ट, ध्यान से देखना। एक सॉल्ट है ग्लूबर्ट सॉल्ट, GLAUBAR, ग्लूबर्ट सॉल्ट। ग्लूबर्ट ये होता है आपका Na2SO4.10H2। ये बहुत बढ़िया सॉल्ट होता है। कैसे? जैसे तुमने इसको वाटर में डाला, है ना, टेम्परेचर जब तक 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जब तक तो ये सॉल्युबल रहता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसकी विलेयता बढ़ती है। अब ये देखो, ये तो प्रैक्टिकली चीज है, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी है। लेकिन जैसे 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेने लग जाते हो, इससे 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप देने पे, अधिक ताप या अधिक टेम्परेचर देने पे क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल होना बंद हो जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। क्या हो जाती है, कम। इसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ये जो तुम्हें वाटर दिख रहा है 10H2 क्रिस्टलाइन वाटर, ये क्या होता है, अधिक टेम्परेचर देने पे ये उड़ने लग जाता है, ये यहां से हट जाता है। अब तुम्हें एक बात बताओ, ये क्रिस्टलाइन वाटर से साथ में जुड़ा हुआ था, अब यही क्या हो गया, हट गया, तो हटने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसका क्रिस्टलीय जल अलग हो जाता है, इसका क्रिस्टलाइन वाटर सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। याद रहेगा, नोट कर लो, लिख लेना। बिकॉज सेपरेट क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देना। बिकॉज सेपरेट क्रिस्टलाइन वाटर, क्योंकि इसका क्रिस्टलीय जल अलग होने लग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बातें बताई है, बिल्कुल उसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, बातें हैं, ये सब है ना, है मजे हैं, बाकी में जीवन अच्छा चल रहा है। कभी कभी वीडियो नहीं आता तो टेंशन मत लिया करो, वैसे भी इतने सारे वीडियो डाल दिए तुम्हारे लिए मैंने। हाँ, देखो उनको, वॉच करो उनको अच्छे से, बढ़िया बात है, कर रहे हो, मेहनत करते रहो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस की बात करेंगे। गैस को किस में भूलेंगे, लिक्विड में। अब तक किसको बोला था, सॉलिड को लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर याद रहेगा, ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। हो गया, ठीक है, मिटा दूं, समझ गया आगे बात। चलो आगे बात करते हैं, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, चलो इसकी बात करने वाले हैं। देखो सिंपल सा इसमें क्या बोला है भाई, मान लो मेरे पास में कोई बीकर है, ठीक है, ये वाटर है, क्या है ये, वाटर।
ठीक है, ये इसका वाटर का वॉल्यूम है जो किसमें ml में या फिर किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने किसी गैस को घोला, किसको घोला मैंने, गैस को। क्या है ये, गैस। इसका वॉल्यूम भी कितना है, अब देखो गैस का भी वॉल्यूम होता है और लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। ठीक है, ये भी कितना है, या तो ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिला कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कोई गैस का वॉल्यूम, गैस का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको वाटर के ml या सेंटीमीटर में घोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। समझ में आ गई बात। तो ये डायग्राम बनाओ सबसे पहले और लिखो एक बात, लिखो सभी लोग, किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन ब्रैकेट लिख दो ml या सेंटीमीटर क्यूब, जो जो जल के ब्रैकेट लिख दो, जो जल के ml या सेंटीमीटर क्यूब में विलय हो, या 1 ml जल या सेंटीमीटर क्यूब जल में विलय हो। लिख दोगे, इंग्लिश मीडियम वाला लिखो, द वॉल्यूम ऑफ गैस ब्रैकेट लिख दो ml / सेंटीमीटर क्यूब is dissolved in 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात। चलो ये डेफिनेशन को समझ में आ गई होगी। वैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो गैस दिख रही है वो 1 ml की हो सकती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की। ये कितने में घुली हो, वाटर के या तो ml में, 1 ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ गई बात। ये उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, लिखो आगे लिखो, इसे इसकी अवशोषण गुणांक कहा जाता है, अवशोषण गुणांक कहा जाता है। एक नया नाम दे दिया, इंग्लिश में लिख देना, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ गई बात कि 1 ml गैस जो 1 ml H2O में डिजोल्व हो, अवशोषण गुणांक कहलाती है, और वही घुलने वाली मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी तो किसी की चीज पर डिपेंड करेंगे, भाई गैस की नेचर कैसी हो, है ना, सॉल्वेंट कैसा हो। भाई गैस ऐसी जो घुलेंगी, मना कर दे मैं तो नहीं घुलूंगा, भाई क्या खाड़ लेगा बताओ। सॉल्वेंट बोले मैं तो गैस को नहीं घोलूंगा, बताओ। तो तुम्हें गैस भी कैसी लेनी है, जो आराम से सॉल्युबल हो जाए। तुम्हें सॉल्वेंट भी कैसा लेना हो, जो आराम से सॉल्युबल कर ले। समझ में आए। तुम्हें टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, तुम्हें प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, सारी बातें करेंगे। लिखो फैक्टर अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट लिखो नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, चलो अब समझो ध्यान से, यहां पे मेरी बात समझो। मैंने कहा आपके पास बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी। मुझे एक बात बताओ, अगर इन गैसों को मुझे डिसॉल्व करना है, घोलना है, क्या सबके घुलने की पॉसिबिलिटी एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? बिल्कुल सर अलग होगी। कोई जल्दी घुल जाएगी और कोई लेट घुलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। वही वाली बात, 1 ml गैस ले रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस ले रखी है, जिसको किसमें घोलना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में घोलना है। समझ में आ गई बात। इसके रेस्पॉन्स में मैंने ये देखा कि जो इसमें सीधा लिख देना, जो अमोनिया गैस होती है वो सबसे जल्दी घुल जाती है, इसमें सॉल्वेंट में। समझ में आ गई बात। NH3 के बाद जो घुलती है वो गैस है यहाँ पे HCl, फिर है SO2, और फिर जो उसके अंदर घुलती है वो है, यहां पर घुलेगी H2S, फिर घुलेगी CO2, फिर घुलेगी C2H2 गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस होती है ना। फिर घुलेगी यहाँ पे O2 और सबसे आखिरी में कौन घुलती है, N2। भाई आपके पास ये सारी गैस है, लेकिन में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सॉल्युबिलिटी विलेयता किसकी है, NH3 की। किसके आधार में बोला गया, तो ये सारी गैसें कितनी ले रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस का आयतन है,
जिसको किसमें सॉल्युबल किया गया है, सॉल्युबल या विलय किसमें किया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। मेरी बात समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे 1 ml होता तो ये भी कितना होता है, 1 ml होता। समझ में आ गया होगा? तो सिंपल सी बात है कि सारी गैसें घुलने वाली है, लेकिन ज्यादा कौन घुलती है, कौन सॉल्युबल होती है, अमोनिया, और सबसे कम कौन होती है, N2। तो ये क्या है, नेचर ऑफ गैस। अब बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तुम जानते हो आराम से, पोलर वाला पोलर को करेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को करेगा। समझ में आ गई बात? चलो उतारो उसको फटाफट, मैं इसको हटाता हूं। कंफर्म है, क्लियर है बेटा? यहां तक मिटा दो, चलो कर लिया। ये ऑर्डर याद रखना, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है? चलो तो ध्यान रखना इस बात को सभी बच्चे। देखो वीडियो को ना आराम से देखा करो। तुम लोग क्या करते हो ना, स्किप मारते हो। तो देखो स्किप से क्या होगा, तुम्हें भी पता है वो ये वीडियो आधे घंटे का है तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा स्किप से, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तो हमें स्किप नहीं मारना, हमें एक एक वर्ड सुनना है उसको। एक बात बताओ, तुम चाहते हो तुम वापस पढ़ो? मैंने कहा ना, इसी वीडियो को तुमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, सच में तुम्हें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से एक एक वर्ड को देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गई बात बच्चों? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है? अब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारी विलेयता या सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, जो दो चीजों पे, ठीक है भाई? तुम्हारा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, पोलर। सॉल्यूट कैसा है, मान लो पोलर है, ठीक है? पोलर बोले तो ध्रुवीय प्रकृति का है ना। तो बताओ अगर इसको सॉल्युबल करना है, इसको विलय करना है, तो बताओ तुम्हें सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा? ये तो मैंने पहले भी सिखा दिया। विलायक कैसा लेना पड़ेगा बताओ? वो भी पोलर होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूट नॉन पोलर है, अब यहां पे सॉल्यूट कौन है, गैस। यहां पे सॉल्यूट कौन है, गैस। सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे लिक्विड। यहाँ पे अब क्या, अब इसको बोलोगे तो बताओ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिख लोगे हिंदी मीडियम वालों। सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, विलायक की। ये भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। नॉन पोलर बोले तो अध्रुवीय। अध्रुवीय। समझ में आ गई बात? तो पोलर पोलर में बोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। इसलिए एग्जांपल देते हैं, जो ये HCl गैस होती है, HCl गैस, इट इज मोर सॉल्युबल इन H2। H2 में क्या होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है, क्योंकि HCl भी पोलर और H2 भी पोलर, ये भी ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय। देख लो, लेकिन ये लिक्विड बेंजीन में, द्रव बेंजीन में नहीं घुलती है। बट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड बेंजीन बिकॉज लिक्विड बेंजीन हैज अ नॉन पोलर स्पीसीज। क्योंकि जो लिक्विड बेंजीन होती है, द्रव बेंजीन है, वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है। ये कैसी है, ध्रुवीय या पोलर? तो पोलर पोलर में घुलेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेना, लिखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखो। इसलिए HCl वाटर में, जल में विलय है, लेकिन द्रव बेंजीन में नहीं। So the HCl dissolved in water but not liquid benzene। ठीक है, समझ में आ गई बात? आएगी, ठीक है? चलो टेम्परेचर की बात करते हैं, ध्यान से समझना टेम्परेचर। आगे बात नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो। फिर बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है? फिर बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है? यहाँ पे ली चार्जेस आपने देखो, इनके लिए क्या हो रहा है देखो, ध्यान रखना। वो जो पहले पढ़ा था वो सॉलिड का लिक्विड में पढ़ा था, इस बार क्या पढ़ रहे हैं, गैस को लिक्विड में। समझ में आ रही बात? अच्छा एक दिमाग है ना, मेरे पास कोई बीकर है, उसमें मैंने गैस घोल दी है, ठीक है? नीचे से आग लगा दी है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ गैस यहीं रहेगी या बाहर जाएगी? क्या बाहर चली जाएगी। सॉल्युबल हुई या इनसॉल्युबल होकर बाहर चलेगी? बाहर चलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती है,
प्रेशर क्या होना चाहिए, फिक्स। ये बात किसने बोली थी, ली चाटलिए साहब ने, हाँ ली चाटलिए साहब ने बोली थी। चलो हो गया नोट। चलो चलो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वापस से एक बार बता देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप, ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पे solubility of gas, solubility of gas and liquid is decreases। द्रव में गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, निश्चित प्रेशर क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ये बात किसने बताई थी, बताओ, ले चाटलिए साहब ने, ली चाटलिए प्रिंसिपल ने ये बात बताई थी। तो खुद दिमाग, सिंपल सी बात है, एक बीकर मैंने गैस भर दी और लिक्विड था उसको मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने डाला, मैंने नीचे से आग लगा दी, टेम्परेचर दे दिया, तो बताओ गैस ये नहीं कि बाहर जाएगी, बिल्कुल बाहर जाएगी। समझ में आई बात, तो बाहर चली जाएगी। सॉल्युबल थी, तुमने टेम्परेचर देके उसको इनसॉल्युबल बना दिया, मुझे तो क्या करना है, सॉल्युबल करना था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। बट हाइड्रोजन एंड हीलियम टेम्परेचर को बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सेप्शन याद करना, ठीक है, याद। एक्सेप्शन कौन है, केवल हीलियम गैस और H2 गैस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सॉल्युबल होती है, क्योंकि क्या होती नहीं, ये ज्यादा टेम्परेचर देने पे लिक्विड फॉर्म में आने लग जाती है ना। तो लिक्विड को लिक्विड मिल रहा है, इन सब में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्शन केस याद रखना। चलो नोट करो फटाफट, समझ में आ गई सबको बात, फटाफट फटाफट यार। ये अब दो चार्ट बनाता हूं, दोनों चार्ट कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं दोनों चार्ट कौन कॉपी में बनाता है। चार्ट देखूंगा जब भी कॉपी का कुछ बोलूंगा, चार्ट देखना जरूरी है। कैसे देखोगे सर, हम तक कैसे पहुंचोगे, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, सच में विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ जो मैं बोलता हूँ तुम जरूर करते हो। देखते हैं कौन इस विश्वास को तोड़ देता है। जिस दिन तोड़ देगा खत्म काम, कोई बात नहीं। और सच में बिलीव करता हूँ तुम पे, मुझे पता तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मेरे, है ना, तभी तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सर। हमारे लिए कर रहे हो सर, बिल्कुल बेटा, ताकि आप लोग की पढ़ाई खराब नहीं हो बस, और कोई बात। जैसे कितना पढ़ाओगे, रहने दो, एक साल मजे कर लेंगे दोनों, नहीं साल नहीं खराब होना चाहिए भाई। चलो देखो, फ्लो चार्ट है, डालो फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को याद रखना है, और तो जितनी कहानी पढ़ी सारी कहानी इसके अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। हैंड डाल दो फ्लो चार्ट। पहला फ्लो चार्ट किसका है, solubility of solid in liquid, ठीक है। फैक्टर की बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, समझ में आ गया। पहला फैक्टर कौन सा था, बोलो, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ठोस, विलेय एवं विलयन का आयतन, की प्रकृति। पहला ये था, इसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि पोलर के साथ पोलर, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर, ठीक है। ध्रुवीय के साथ ध्रुवीय, अध्रुवीय के साथ अध्रुवीय। लिख दोगे सभी बच्चे, ध्रुवीय के साथ ध्रुवीय, अध्रुवीय के साथ अध्रुवीय। पता है क्यों हो रहा है बार बार, ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा नहीं है, ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि वाईफाई क्या होता है कि मैच हो जाती है, वायरिंग ज्यादा करना होती है, वाइब्रेशन होता है दूसरे फोन का, इसलिए। समझ में आ गई यहाँ तक सभी बच्चों को बात, कंफर्म है, ठीक है। चलो दूसरा क्या था इसके अंदर, टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर का, तो हमें मत बताओ, मैं आता है। टेम्परेचर बताओ कितने थे, सही करता हूँ,
चलो हो गया। टेम्परेचर में क्या था, देखो दो चीजें थी, डेल्टा अगर एच नेगेटिव है या डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव था, यही पढ़ा था। पॉजिटिव होने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, समझ की बात। लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। फ्लो चार्ट समझ में आ गया। तो सभी इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद रखेंगे, यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने भी यही तो पढ़ा है। बिल्कुल हर एक का फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम में काम आएगा, मेरी बात मानना तुम, ठीक है। समझ में आगे बात करें। चलो मिटा दूं, अच्छा मैं सामने आ गया, तुमने उतारा भी नहीं होगा अभी तक, जल्दी कर लो, बहुत बढ़िया, शाबाश। फ्लो चार्ट जरूर बनाना, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें याद रहती है, ठीक है। चलो अब ये सब चीजें तो हटा देता हूं, ठीक है। अगला लिखूंगा, अगला फ्लो चार्ट बना लो, अगला फ्लो चार्ट बना लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये लो भैया, समझ में आ गई बात। हमने क्या बोला था, अगर कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली गैस सॉल्युबल हो जाए, विलय हो जाए, किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, तो इसको हमने क्या बोला था, अवशोषण गुणांक बोला था ना, याद करो, समझ में आ गई बात। और बताओ इसको क्या बोला था तुम लोगों ने, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट लिख लोगे पहला। दूसरा फैक्टर की बात की थी, नेचर ऑफ क्या किया था, बोलो, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति में कौन सी गैस सबसे पहले ज्यादा सॉल्युबल थी, अमोनिया, फिर कौन सी थी, HCl, अमोनिया के बाद HCl के बाद कौन सी थी, SO2, SO2 के बाद में H2S, CO2, C2H2, फिर O2 और फिर N2, ठीक है। फिर हमने किसकी बात की, याद करो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, विलायक की प्रकृति, समझ की बात। तो बताओ इसके अंदर मैंने क्या बताया था, पोलर, पोलर किसमें भूलेगा, पोलर में, पोलर, पोलर में ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, विलेय, ये क्या है, विलायक, ध्रुवीय, अध्रुवीय, या फिर दूसरा क्या था, नॉन पोलर, नॉन पोलर में, अध्रुवीय, अध्रुवीय में, ध्रुवीय, ध्रुवीय में, अध्रुवीय, ध्रुवीय में। समझ में आ गई बात। अगला कौन सा पढ़ा था, याद करो, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, ताप का, ताप का क्या था बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गई बात, चीजें याद रहेगी, ठीक है। एक और, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट बोले तो नियत है, निश्चित है, समझ में आ गई बात। चलो एक बार आप उतार लो, मैं हट जाता हूं, मैं हटूंगा तो भी दिखेगा नहीं ना, समझ में आ गई बात सभी को, तो इसी का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नहीं आ रहा है, यहीं रह रही है, थोड़ा सा वैसा ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्या सभी का, क्लियर है। चलो एक और बच गया, प्रेशर, हेनरी लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, लिख लो प्रेशर, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का नहीं समझा है, अभी समझा दूंगा, हेनरी लॉ। तो नई हेडिंग क्या होगी इस चार्ट के बाद, हेनरी लॉ। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। चलो हो गया। अब सुन लो सभी लोग, पढ़ाई कर रहे हो आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, किसी को है तो बता देना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जल्दी बता देना। समझ में आ गई बात। आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी है तो बताना मेरे को, ठीक है। और किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, केमिकल काइनेटिक्स का मुझे पता है, बाकी है मैं करवा दूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर कराऊंगा, है ना। और बस यही है कि रेगुलर पढ़ाई करना, और ध्यान रखना मंडे को सुबह 9 बजे लाइव आऊंगा, तो उस वक्त सबको लाइव आना है।
और उस पर हम चर्चा करेंगे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो संडे को 9 बजे जरूर। ओके, ऑल द बेस्ट।